आज हम शराफत की पोल कहानी का अंतिम भाग सुनेंगे। सुमति के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। वह शिल्पा के उत्तर को ही सही मानना चाहती थी, पर रात की घटना क्या थी? बेचारी का दिमाग भन्ना रहा था। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, आज बिजली गुल न हो। पर जैसे ही खाना खत्म हुआ, घुप अंधेरा छा गया। पर आज सुमति ने सोच लिया था, वह और शिल्पा सीढ़ियों के बीच वाली जगह पर सो जाएगी। किशन को इन सब झमेलों से कोई मतलब नहीं था। वह तो लेटते ही सो गया। रात में धर्मपाल ने खूब ताका झांकी की, पर एक ही बिस्तर नजर आया। धर्मपाल को रहा न गया। वह छत पर कूद पड़ा। नजदीक जाकर देखा तो किशन सो रहा था। किशन ने नींद में ही करवट बदली। धर्मपाल पलटकर भागा। भागते समय गिलास पर पैर पड़ा। चीखने ही वाला था, पर धोती अपने मुंह में ठूंस ली। लपक कर अपनी छत पर भाग लिया। अब जब भी बिजली जाती, माँ बेटी सीढ़ियों के बीच वाली जगह पर सो जाती। धर्मपाल को उसके बाद छत पर झांकने का कोई नतीजा नहीं मिला। दिन यूं ही बीतते रहे। धर्मपाल जी का कमरा यूं ही बंद रहता। कभी कभी तो बेटा सुबह सुबह खटखटा कर चला जाता, पर कमरा नहीं खुलता। नियत समय पर ही दरवाजा खुलता और धर्मपाल जी कार्यालय चले जाते। शिल्पा को संदेह भरी नजरों से सुमति देख देख कर अपनी मति बदल ही दी। कदम भी वैसे ही नीरस भाव से दुकान चला रहा था। बस सुमति ही कदम के हर कदम पर चौकन्नी रहती, पर कदम निर्विकार भाव से अपना काम करता रहता। सुमति कभी कभी सोचती कि ये मेरा भ्रम तो नहीं था। फिर उसे लगता, नहीं, कोई तो उस दिन छत पर शिल्पा के पैरों के पास बैठा था। रविवार को शिल्पा बाल धोती। कदम को भी अब ये पता चल गया था। रविवार को सुमति 2 रुपए का शैम्पू और 2 रुपए का ठंडा तेल ले जाती। उस दिन सुमति जैसे ही कदम के दुकान पर आई, कदम ने शैम्पू पकड़ा दिया। सुमति का माथा ठनका। इसे कैसे पता कि मुझे यही चाहिए था? कहीं शिल्पा से इसकी बात तो नहीं होती है? पर ऊपर से शांत बनी रही। 10 रुपए का चना भी खरीदा। ऐसे ही मोल भाव करती रही। फिर 10 रुपए की बड़ियां भी खरीदी। कदम को जताया कि वह शैम्पू लेने नहीं आई थी। कदम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत ध्यान से देखने पर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सुमति सामान लेकर घर चली गई। शिल्पा बाल धोकर कमरे में ही रहती। ज्यादातर पढ़ती लिखती या खाना खाकर सो जाती। वैसे ही बहुत कम बोलती थी। सुमति ही बोलती रहती। किशन के मालिक की बेटी की शादी थी, तो उसने सबको सहायता के लिए बुलाया था। खाने पीने की वहीं पर व्यवस्था थी, इसीलिए वह भी सुबह ही तैयार हो गया था। 8 या 9 बजे होंगे। अचानक धर्मपाल जी के कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। बचाओ बचाओ, मर गया रे। धर्मपाल जी की बैठक की दीवार और किशन के कमरे की दीवार एक ही थी। ऐसा लगने लगा कि दीवार पर कोई धक्का मार रहा हो। सुमति हड़बड़ा कर उठी। किशन भी बाहर निकला। कदम भी अपनी दुकान से बाहर आकर खड़ा हो गया था। आते जाते लोग भी धर्मपाल जी के दरवाजे पर खड़े होने लगे। एक को देखकर दूसरा भी खड़ा हो जाता। अच्छी खासी भीड़ थोड़ी ही देर में इकट्ठा हो गई। किसी ने उनके बेटे को भी फोन कर दिया। बेटे के घर में उसकी बहन भी आई हुई थी। आनन फानन में दोनों बच्चे आ गए। धर्मपाल जी की घुटी घुटी आवाज आ रही थी। दरवाजा काफी मजबूत था, पर बेटे ने कहा किसी भी तरह से तोड़ दो। पीछे से भी दरवाजा बंद था, सो कुल्हाड़ी छेनी जिसे जो मिला दरवाजे पर बरसा दिया। आखिरकार उस भीड़ के आगे दरवाजे की क्या बिसात, दरवाजा टूट गया। बेटे बेटी भीड़ के धक्के से अंदर घुसे। इधर उधर नजर दौड़ाया। देखा धर्मपाल ऊपर के रोशनदान में लटके पड़े हैं। मुंह लाल है, बेचारगी के भाव हैं। ऊंची टेबल टूटी पड़ी है। बेड पर दूसरी टेबल कुर्सी लगाकर उन्हें उतार लिया गया। मामला सबकी समझ में आ गया था।
धर्मपाल जी शर्म से गड़े जा रहे थे। बेटा चुपचाप सामने बैठा था, बेटी भी। मोहल्ले वाले कानाफूसी कर रहे थे। किशन और सुमति समझ नहीं पा रहे थे। बेचारी शिल्पा तो अपने कमरे में ही थी। घंटे भर बाद भीड़ छट गई। कदम भी अपनी दुकान में चला गया। कई घंटों की खामोशी के बाद धर्मपाल जी बोले, बेटा तू जो कहेगा वही करूँगा, पर अब इस मोहल्ले में नहीं रह सकता। मेरे कार्यालय तक भी बात पहुँच गई होगी। तू छुट्टी का आवेदन पहुँचा दे। मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। इस घर में अब चाहे तो तू रहे या बेच दे, और हाँ, मुझे माफ कर दे। जाने कैसे मैं ऐसा करने लगा। धर्मपाल जी को अगली सुबह फिर किसी ने नहीं देखा। शायद रातों रात चले गए थे। उनका बेटा सामान लेकर अपने घर रहने आ गया था। और हाँ, दीवार दोनों कमरों के बीच दीवार पर जो रोशनदान थी उसको उसने बंद करा दिया था। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक भी करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।